नमस्कार साथियों, मैं विनय हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या पर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा करी थी चतुर्भुज के विभिन्न टाइप्स के बारे में, और आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं थ्योरी पे, जो कि आप पढ़ चुके हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन लिखा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, जो कि मैं बताना चाहूँगा कि आप देख लीजिए। ऐसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आप थ्योरी में पूरा पढ़ चुके हैं। बात आती है कुछ कितने टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं, तो बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय 1-1 नंबर का, और लघुत्तरीय आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। तो उसी में आपका ये कुछ क्वेश्चन है। और ध्यान आपको एक चीज़ और देना है कि जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे चतुर्भुज टॉपिक से, वो बहुत ही बेसिक होंगे, और कुछ प्रश्न होंगे, बहरहाल अभी ऐसा आया नहीं है, 1-2 क्वेश्चन होते प्रमेय पे आधारित होते हैं, है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो थ्योरेटिकल या मतलब और अलग टाइप के न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न हैं। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे तो जो प्रमेय पे आधारित प्रश्न होते हैं, है ना, मतलब मैं देख रहा था आपकी बुक देख रहा था डीएलएड की, तो उसमें लिखा था प्रमेय वाले क्वेश्चन देखे थे मैंने। 4-5 प्रमेय होती हैं, 2-3 चतुर्भुज में, उस पर भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है ना। आपसे कहा जाता है कि बताइए, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के आयत के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, या वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसमें आप त्रिभुज वगैरह का कॉन्सेप्ट लगा के, है ना, समरूपता का कॉन्सेप्ट या सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े होंगे, उनको लगा के सिद्ध कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी हम लोग न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं, जो हमें पढ़ना है। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आप लोग कर लेंगे। बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न हैं। ऐसा प्रश्न अगर आएगा तो 1 नंबर का प्रश्न आपका पूछा जाएगा, और आता भी है ऐसा क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है ना। और ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण और 4 समकोण। तो आपको एक चीज़ पता है कि सर चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, हमने पहला पॉइंट ही पढ़ा था कि a + b + c + d, है ना। चारों कोणों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, 360 अंश होता है ना। 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल। तो आपको याद रखना है कि ये 360 है, ये किसके बराबर होता है। तो आप जानते हो सर, 4 समकोण के बराबर। क्यों? क्योंकि एक समकोण में, आपको पता है कि सर एक समकोण में 90 डिग्री होता है, इसलिए 4 समकोण में 4 × 90 जो कि आता है किसके बराबर, 360 डिग्री के। तो आप सीधा सीधा याद रखेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है, 360 अंश होता है। या अगर समकोण में बताना हो तो आप कहेंगे 4 समकोण के बराबर होता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर होता है, तो कह रहा है कि चतुर्भुज होगा। मैंने आपको अभी लास्ट में ही बताया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक ही युग्म समांतर होगा, वो कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा। तो आपने कहा सर वो चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाएगा, है ना। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। आपका वर्ग में आमने सामने और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, कह सकते हैं। और समचतुर्भुज में आमने सामने क्या, सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं ना। आमने सामने जब सभी हैं तो आमने सामने का इंक्लूड ही हो जाएगा। तो ये होता है आपका आयत, समलंब हो जाएगा। अगला है आपका समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आप जानते हैं कि A, B, C और D, है ना। A के सम्मुख कौन सा है, सामने वाला। तो आप कहोगे सर A के सम्मुख B है। मैंने ये भी बताया था आपको कि समांतर चतुर्भुज में संलग्न कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है, 180 अंश, है ना। क्यों? क्योंकि जब आपने समांतर रेखा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे वो चीज़ आप समझ पाए थे। ठीक, तो चलिए फिर इनको मिटाते हुए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या कभी कभार पूछे गए होंगे इस पे चतुर्भुज पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि 4th सेमेस्टर के हिसाब से ही आपको 3rd सेमेस्टर में नंबर मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ते रहिए, है ना, क्वेश्चंस लगाते रहिए। बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है आपका, बहुत बेसिक एग्ज़ाम होता है। अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। चलिए क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अगला क्वेश्चन, लिखिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक चतुर्भुज के कोण कितना है? 110 अंश है, 72 अंश है, 53 अंश है, और आगे कह रहा है तथा x अंश है। तो पूछा है आपसे, तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। 110, 72, 53 और x अंश हैं, तो x अंश का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि सर हमने पढ़ा था कि कोई भी चतुर्भुज होता है तो उसमें 4 कोण होते हैं, और उन चारों कोणों का योगफल जो होता है वो क्या होता है? 180 अंश। यानी कि आप कह सकते हो कि सर अगर ये चतुर्भुज ABCD है तो हम जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होता है? 360, है ना। हम जानते हैं चारों कोणों का योगफल 360 होता ही है। ठीक, देखिएगा तो कोण A का मान क्या दिया गया है? 110। कोण B का मान क्या दिया गया है? 72, प्लस तीसरा दिया गया है कोण C का मान 53 अंश, और प्लस कोण D का मान क्या दिया गया है? x अंश, बराबर क्या हो जाएगा? 360। क्योंकि आपको BTC का एग्ज़ाम लिखना है, इस वजह से मैं ये सारी बातें लिख लिख के बता रहा हूँ। नहीं तो आपको पता ही है कि यहाँ उत्तर लाना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ आपको कॉपी को बढ़िया से लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से आप इसको ऐसे ही करेंगे, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा, है ना। देखिएगा इन सबको जोड़ लेते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, और ये हो जाएगा 5 और 7 12, 12 और 1 13, कितना हो गया? 3, 1 और 1 कितना हो गया? 2, 235, और प्लस कितना हो जाएगा? x अंश बराबर 360 अंश हो जाएगा। और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 235 इधर चला जाएगा, 360 में से 235 हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 5, और 5 में से 3 गया 2, और ये 3 में से 2 गया 1, तो 125 अंश आपका क्या हो गया? ये आंसर x का मान। ठीक है, ये जो सवाल है आपका कब पूछा गया है? BTC 2015 के एग्ज़ाम में, है ना, BTC 2015 के एग्ज़ाम में। तो ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है कभी कभार। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे। अगर इस तरीके का सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है तो आपको मैंने पहला पॉइंट बताया था कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। ऐसे ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न दे दिया जाएगा कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल होता है, बताइए 260 होता है, 180 होता है, 360 होता है कि 320 होता है, तो आप 360 वाला ऑप्शन सही कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी इस पहले पॉइंट पे, और आप लोग ऐसा सवाल अगर आपके सामने आएगा तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी पॉइंट पे एक सवाल मैं और आपको देता हूँ, है ना, एक और सवाल मैं आपको देता हूँ। क्या करिए आप लोग पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात, है ना, यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 4:3:2:1 है,
तो ज्ञात कीजिए सबसे बड़े और छोटे कोण का अंतर होगा, है ना। तो आपको बताना है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर क्या होगा। तो आपको पता ही है कि सर ऐसा सवाल जब भी हमारे सामने आता है अनुपात वाला, तो हम पहला पॉइंट याद रखते हैं कि अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हमें पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, चूंकि अनुपात पता है आपको कि कोण A अनुपात कोण B अनुपात में कोण C अनुपात में कोण D बराबर 4, 3, 2, 1 है। 4, 3, 2 और 1 है। तो आप यहाँ से मान सकते हो कि सर माना कोण A की वैल्यू कितना है 4x, कोण B की वैल्यू कितना है 3x, कोण C की वैल्यू कितना है 2x और कोण D की वैल्यू कितना है x अंश है ना, 1x कह सकते हो आप। और आपको पता है कि इन सबको अगर जोड़ दें, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर होता है किसके? 360 अंश के। तो सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 2x और प्लस x बराबर 360 अंश। तो आप कहोगे सर 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10x अंश बराबर हो जाएगा 360। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू आ जाएगी 360/10 और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। x का मान कितना आ गया? 36 अंश आ गया, है ना। अगर x की वैल्यू 36 अंश आ गई तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा कोण क्या है? कोण A कितना है? 4x। तो 4 गुणे 36 यानी हो जाएगा 36 चौके 144 अंश। और दूसरा सबसे छोटा कोण है कोण D 1x। तो ये हो जाएगा 1 गुणे 36 यानी कि 36 ही हो जाएगा ये तो। और इन दोनों का डिफरेंस तो आप कहोगे सर 144 में से 36 घटा देंगे तो कितना आता है? 14 में से 6 गया 8, 13 में से 3 गया 10, तो 108 अंश क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा। 108 अंश क्या आ जाएगा? इसका उत्तर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सवाल भी समझ पाए होंगे। बहुत आसान सा सवाल था, कुछ करना नहीं था आपको। अनुपात दिया गया है चारों कोणों का 4, 3, 2 और 1। चूँकि देखिए आप ये मत सोचिएगा सर बहुत बड़ा, ये ऐसे लगाना पड़ेगा आपको। जब आप ऐसे लगाएंगे, भाई ऐसा तो है नहीं कि आप लगाने को, तो आपको अगर यूपी टेट के एग्जाम में आपसे सबसे बड़ा और छोटे में अंतर पूछा होता तब आपको क्या करना था? आप कहते सर 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10, यानी आप कहते 10 की वैल्यू 360 तो 1 की वैल्यू 36। तो सबसे बड़े छोटे में अंतर सर 4 और 1 में अंतर कितने का? 3 का। तो 36 3 108 आपका उत्तर, है ना। सोचिए एक भी लाइन में उत्तर आ जाता आपको। क्योंकि आपको लिखना है एग्जाम, डीएलएड का एग्जाम लिखना है आपको, तो उस पर्पज से मैं बता रहा हूँ इसको। इसी तरीके से आपको लगाना है। उत्तर कितना आ जाएगा? 108 अंश। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं। दिया गया किसी समांतर चतुर्भुज अब आपको इंक सही दिखाई दे रही होगी, है ना। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में आपसे कह रहा है कि यदि एंगल D बराबर हमें दिया गया है 110 डिग्री, तो कह रहा है तो ज्ञात कीजिए कोण A तथा कोण B की माप क्या होगी, है ना। तो ये आपको सवाल दिया गया है। समांतर चतुर्भुज के बारे में बेटा हम लोगों ने चर्चा करी थी अच्छे से कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर समांतर होती हैं, और बराबर भी कह सकते हैं। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और उसमें एक चीज पढ़ा था कि
बात क्या पढ़ी थी, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही 2 पॉइंट अगर आपको याद है तो आप सवाल कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर ABCD है ना, ये है ABC और D, तो आप कह सकते हो ABC और D। अगर ये ABCD हमारा समांतर चतुर्भुज है तो आपको पता है कि सर A और B क्या है, संलग्न कोण है, C और A क्या है, सम्मुख कोण है, D और B क्या है, सम्मुख कोण है। तो ये सारी बातें हम इसमें जानते हैं। ध्यान ये सिर्फ देना है, कह रहा है कोण D बराबर कितना है, 110 अंश। देखिए कोण D बराबर 110 अंश, ये भी आपके एग्जाम का सवाल है ना, 2016 का ऐसा है ना। तो आपके एग्जाम का ही सवाल है, मैंने अलग से नहीं लिया है, ये भी सवाल आपके एग्जाम का ही है। कोण D का मान आपको दिया गया है, आपसे पूछा है कि कोण A और कोण B, यानी कि ये वाला मान बताइए और ये वाला मान। क्योंकि आप जानते हो कि सर सबसे पहले तो कोण B का आप निकाल सकते हो सीधा सीधा, हमें पता है, हम जानते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, हम जानते हैं, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः आप कह सकते हो कि कोण D बराबर कोण B होगा और ये बराबर होगा किसके, 110 अंश के। इसलिए आपका कोण B का मान कितना आ गया, 110 अंश। तो पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरा आप कह सकते हो, चूंकि एंगल आप कहोगे सर DAB और प्लस एंगल ABC बराबर होगा क्या, 180 अंश। क्यों ब्रैकेट में लिखिएगा, चूंकि संलग्न, ठीक है, संलग्न कोणों का योग कितना होता है, मैंने बताया था 180 होता है। कहाँ पे, ये समांतर चतुर्भुज में संलग्न कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। तो आप देखिएगा बेटा, आपको कोण B का मान, कोण B यानी कि ABC, ये वाला कोण आपको मिल गया कितना, 110। क्यों मिला ये, क्योंकि 110 अगर D है तो ये भी कितना होगा, 110 ही होगा। तो आप कह सकते हो कि सर एंगल DAB और प्लस एंगल ABC की जगह पे 110 लिख देंगे, हमें पता ही है, और बराबर 180 अंश। तो आप कहोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आप कह सकते हो कि सर इसलिए एंगल DAB बराबर हो जाएगा 180 में से ये 110 माइनस हो जाएगा, ये 110 कहाँ चला जाएगा उधर, तो आपको एंगल DAB का मान मिल जाएगा। DAB का मान आप कह सकते हो कि सर ये हो जाएगा 70 डिग्री, है ना। तो यानी कि ये 110 है तो ये कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक, तो आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये 110 था तो ये भी 110 हो गया, आमने सामने की कोण। और अगर ये 110 है तो ये वाला और ये वाला मिला के कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, 70 होगा। ये भी पूछा गया होता तो आप कहते सर ये 110 है तो ये कितना होगा, 70 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये भी कितना हो जाता, 70। आप अगर ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे आमने सामने का कोण बराबर हो गया और दो संलग्न कोणों का योगफल है ना 180 ही हो रहा है। देखो 70 प्लस 110 180, 110 प्लस 70 कितना हो गया, 180। 70 प्लस 110 कितना हो गया, 180। 110 प्लस 70 कितना हो गया, 180। तो ये है क्या, समांतर चतुर्भुज पे आधारित सवाल। तो आप देख रहे होंगे कि वहां पे जो हमने पढ़ा था यहाँ हमारे काम आ रहा है ना। तो इसी तरीके से काम में आएगा वो, और इसीलिए आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बताए गए थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो बस कुल मिला के आपको क्योंकि लिखना है एग्जाम, इसलिए थ्योरी, और अगर आप फिगर भी बना देंगे, थ्योरी बढ़िया से लिखे रहेंगे तो नंबर आपको बढ़िया मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से उत्तर पता चल जाए और कोण ए और कोण बी का मान से लिख देंगे तो अगर सवाल 2 नंबर का होगा तो हो सकता है 1 नंबर आपको दे ही दे, है ना। थोड़ा दया दृष्टि अगर एग्जाम में दिखाएगा तो, नहीं तो आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि आपको पता, उससे पता चल जाएगा कि आपने टिप टाप के नंबर टिप टाप के लिख दिया, है ना। कहीं से पता चल गया, बगल वाला पड़ोसी कोई रहमदिल इंसान बैठा होगा और बता देगा तो आप आंसर
आंसर ही मान लो लिख देंगे तो आप 0.5 नंबर आपको मिलेगा 2 नंबर के साथ। ठीक है, तो इस वजह से इसको बढ़िया से लिखना आप जानिए कि चीज़ों को सही ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। स्क्रीन पे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं जरूर लिख दूँगा, है ना। देखिएगा, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा, फिर से सवाल है एक समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB कह रहा है कि बिंदु E तक बढ़ाई गई है। यदि एंगल CBE 75 हो तो कोण CDA की माप होगी, है ना। आपको देखो ध्यान देना है आपको कि सवाल दिया क्या गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो सबसे पहला काम आप सीधा सीधा ऐसे एक सुंदर सा ABCD, है ना, बना डालेंगे। ABCD क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। आगे आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि AB, अच्छा भुजा AB बिंदु E तक बढ़ाई गई, तो AB को बढ़ाया गया ना, AB को, तो जिस डायरेक्शन में दिया गया है A से B, तो AB को आप बढ़ा दीजिए, कहाँ तक बढ़ा देंगे, E तक बढ़ा देंगे। जैसा जैसा कहना है वैसे बना दीजिए, फिगर बनता जाएगा। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज था, ये भुजा AB है, तो इसको AB को E तक बढ़ा दीजिए, E तक बढ़ा दिया आपने। अगली लाइन पढ़िए, कह रहा है कि यदि एंगल CBE, ठीक, एंगल CBE कितना है, 75 डिग्री है, तो CDA का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। बेटा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप फिगर बना देंगे इतना, तो आपको ये सब लिखने की नीचे जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको पता है कि चूंकि हम जानते हैं, डायरेक्ट यही लिखिएगा, चूंकि एंगल CBE और प्लस एंगल CBA बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि आपको पता है कि सर ये 75 है और ये कुछ भी हो भी हमें नहीं पता है। हम ये जानते हैं कि सर एक सरल रेखा पर बना कोण, है ना भाई, आपने पढ़ा था त्रिभुज, कोणों के प्रकार आपने पढ़ा, है ना, पढ़ा तो होगा ही बचपन में, बहुत बार कोणों के प्रकार हमने पढ़ा है। और कोणों के प्रकार में आपने क्या पढ़ा है कि सर एक ऐसा कोण जो सरल रेखा पर स्थित होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, सरल या ऋजु कोण बोलते हैं। और वो सरल कोण क्या होता है, 180 अंश का होता है। ये 180 अंश का, यानी आप कहते हो एक सीधी रेखा पर बना कोण 180 होता है। तो अगर इसी को काट दिया गया, ये वाला आपको 75 दे दिया गया और ये वाला निकालना हो, तो आप कहते हो कि सर भाई टोटल तो है 180 अंश, तो अगर हम पूरे 180 में से ये 75 माइनस कर दें तो यही वाला तो बचेगा। तो आप घटा देते हो, 180 में से 75 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 105, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा 105, ये 75, दोनों मिला के 180। यानी आप कह सकते हो कि सर हमें पता चल गया है कि इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। और ब्रैकेट में लिखिएगा सरल रेखा पर स्थित कोण है, इसीलिए इनका योगफल कितना होगा 180। अब आप आसानी से, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, हमने क्या लिखा CBE और CBA, यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण हमेशा बीच से दर्शाया जाता है। बात दोनों भी ही कोण की हो रही, लेकिन एक बाह्य कोण भी है और एक अंतः कोण भी है ना। तो आप कह सकते हो कि सर एंगल CBE का मान पहले से पता है, यहाँ रख देंगे 75 डिग्री प्लस एंगल CBA बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए सर CBA का मान
180 माइनस 75 इक्वल कितना हो जाएगा 105। तो ये तो आंसर नहीं आएगा, है ना। ये तो पूछा नहीं गया था, आपको ये मिल गया 105, है ना। अब आप कहोगे कि सर क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर, है ना, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए आप कहोगे कि सर एंगल बी जो है बराबर होगा एंगल डी के। और हमें पता है कि सर एंगल बी जो है वो 105 अंश है, इसलिए एंगल डी भी 105 डिग्री होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया था CDA, यानी कि CDA, तो ये वाला एंगल पूछा गया था। तो चाहे आप डी लिखो या लिख दो एंगल CDA बराबर 105 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, जो कि था समांतर चतुर्भुज का सवाल था, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र पूछ लिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि आधार गुणे ऊंचाई होता है इसका क्षेत्रफल। आपसे एग्जाम में, आपके ही एग्जाम में सवाल पूछा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 1 नंबर का, जो कि मैं बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन पुनः मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, है ना, जिससे कि आपकी शिकायत न रह जाए कि सर आपने दोबारा नहीं बताया। वो सवाल कौन सा है, देख लीजिएगा वो सवाल कौन सा है। वो सवाल ये है, आपसे डायरेक्ट पूछा गया था समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, है ना, सूत्र लिखिए। 1 नंबर का सवाल ऐसे पूछा गया था क्वेश्चन 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो आपको वहां क्या लिखना था कि आपको लिखना था कि उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, या आप इसको ऐसे भी लिख देंगे तब भी चलेगा। कैसे 1/2 d1 into d2, ठीक है ना। तो 1 नंबर का सवाल ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभार ऐसे। अब इस पे मैं सब नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं सारी बातें आपको बता चुका हूँ। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा ही प्रश्न कि बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने बताया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √L² + B² होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता है कि सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, √2 × a या a√2 होता है। आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, आपसे समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। तो ऐसे बहुत प्रकार के 1-1 नंबर के सवाल बन सकते हैं, लेकिन आपसे एक ही पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में आपको पूछा गया है कि यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5√2 है तो वर्ग की, आपसे पूछा जाता है भुजा, ये भी BTC में ही पूछा गया सवाल है। तो आप कहते हो कि सर क्योंकि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, हमें पता है कि सर वर्ग का विकर्ण होता है a√2, इसलिए हम कहते हैं कि a√2 का मान दिया गया है हमें 5√2 और √2 से √2 कट जाता है और इसकी भुजा हमें प्राप्त हो जाती है कितना 5 सेंटीमीटर या मीटर, जिसमें भी दिया होगा या मात्रा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल जो है आपको दिया गया है, शायद ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम का ही है, मैंने देखा था कहीं पे। क्वेश्चन है आपका, किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण का मान
क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए उसकी भुजा क्या होगी। बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा कि यही सवाल जो है यूपी टेट में भी आया हुआ है ना, यही सवाल यूपी टेट में भी आया हुआ है। तो ऐसा सवाल आपके यूपी टेट में भी पूछा जाता है और यहाँ पे भी पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था बाई फार्मूला, एक फार्मूला मैंने बताया था। क्या बताया था मैंने आपको फार्मूला कि किसी एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी या उसी को फार्मूला कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल उसके भुजा के वर्ग के सभी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। और वो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि वो है क्या, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है, समचतुर्भुज की भुजा है, d1 d2 क्या है, उसके दोनों विकर्ण है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे इस तरीके से सवाल पूछ लिया गया तो आप कहोगे सर 4 इंटू ए स्क्वायर बराबर d1 का मान दिया गया है हमें कितना, पहला विकर्ण कितना 8 का स्क्वायर, प्लस d2 का मान हमें कितना दिया गया है 6 का स्क्वायर। रख दीजिए यहाँ पे, हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर तो आपको 36, 64 और 36 100, 4a स्क्वायर का मान 100, तो a स्क्वायर की वैल्यू तो आप कहोगे सर ये 4 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो 100/4 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 4 25 हम 100, यानी a स्क्वायर का मान कितना आ गया 25, तो a की वैल्यू कितना आ गई 5, और यही a की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये 5 सेंटीमीटर में आएगा, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी यूनिट होती है उसी में हमारा आंसर आता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर। देखिए फार्मूले में ही आपका पूछा जाएगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इसी फार्मूले को आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 4a स्क्वायर बराबर होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो आप कहोगे सर अगर a स्क्वायर का मान निकालें तो ये 4 इधर चला आएगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 4। अगर आप इसको ऐसे देखो तो आप इसको लिख सकते हो d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का। ऐसे फार्मूला आपको कहीं मिलेगा, दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन वो फार्मूला है आया कैसे, इसी तरीके से, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो d1 स्क्वायर बाई 4, d2 स्क्वायर बाई 4 और d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 4 इसको लिख सकते हैं ना। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो आप कहोगे सर a बराबर हो जाएगा, भाई स्क्वायर इधर से हटाते हैं इधर रूट लग जाता है, d1/2 का होल स्क्वायर और प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसी फार्मूले में रख दो कि समचतुर्भुज की भुजा क्या होती है, अंडर रूट ब्रैकेट में d1/2 का होल स्क्वायर d2/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप रख के लगा सकते हो, आपको कुछ नहीं करना था। आप कहते सर d1 मान दिया गया है 8, तो 8/2 का होल स्क्वायर और प्लस d2 का मान 6 दिया गया है 6/2 का होल स्क्वायर, और ये था अंडर रूट। तो आपको पता है कि सर ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 3 6 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, जो कि अंडर रूट में 16 9 25, अंडर रूट 25 का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर में आपका क्या आ जाता है, उत्तर आ जाता है। तो चाहे अगर आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको समचतुर्भुज का विकर्ण दोनों पता है तो आप इस फार्मूले से भी कि इसकी भुजा जो हो जाएगी, समचतुर्भुज की भुजा बराबर होता है अंडर रूट d1/2 का होल स्क्वायर और प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अभी कुछ सवाल और हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं, समलंब पे आधारित सवाल है, समलंब का क्षेत्रफल है, तो उस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास जरूर समझ में आई होगी, क्योंकि आप लोग पिछली सारी क्लासेस अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।